नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों बातचीत करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की यूनिट नंबर 10 राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय संस्थाओं पर। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए ये जो है तो नया सिलेबस में ऐड हुआ है ये टॉपिक, तो इसको हमको ठीक से तैयार करके जाना होगा। तो इसलिए यहाँ से हम लोग आज के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनिट नंबर 10 राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, इस शीर्षक से ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिलेबस को ही देख लेते हैं कि कौन कौन से आयोग, संवैधानिक सांविधिक आयोगों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक नज़र इसको देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग आज जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे उसको लेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनिट नंबर 10 राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी आयोग दोस्तों हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो श्रृंखला में। तो ये संवैधानिक निकाय थे, और गैर संवैधानिक निकायों में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नीति आयोग, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इतनी बातें हम लोगों को कवर करनी है इस पूरे वीडियो सीरीज में। तो लगभग जितने आयोग हैं उतने जो है तो वीडियो लेक्चर होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही साथ यदि समय ज़्यादा नहीं कंज्यूम हुआ तो हम लोग इसी में राज्य निर्वाचन आयोग को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि भारत क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो, इसके उद्देश्य से हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग जैसी एक संस्था का उल्लेख किया गया, संवैधानिक संस्था इसको बनाया गया। तो इसी पर आज हम लोगों को बातचीत करना है, देखना है कि ये निर्वाचन आयोग क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे, संरचना देखेंगे, शक्तियों और कार्यों को देखेंगे, इसके विजन को देखेंगे, और इस तरह से हम इस पूरे जो है तो टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का परिचय, इलेक्शन कमीशन का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग क्या है दोस्तों? स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत की संविधान द्वारा, इसका गठन जो है तो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। तो जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका गठन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो हमारे देश में, इस उद्देश्य से इस निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, इस संस्था का गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसके अनुसार यदि देखें तो ये क्या करेगा, संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन
के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है ये चुनाव आयोग की है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 की यदि बात करें तो वो क्या बताता है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, कुछ राज्यों में दोस्तों विधान परिषद हैं तो वहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद दोनों का चुनाव, और साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनके निर्वाचन के संचालन का नियंत्रण, निर्देशन की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? चुनाव आयोग की है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है कि संसद का चुनाव कराएगा ये, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके जो निर्वाचन है इसके संचालन, निर्देशन और जो नियंत्रण की शक्ति है, जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग की है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया चुनाव आयोग। इस तरह से जो चुनाव आयोग है ये क्या है दोस्तों? एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था होने का क्या मतलब है दोस्तों? अखिल भारतीय संस्था होने का मतलब है कि ये क्या करती है? देश के लेवल में भी काम करती है और राज्यों के लेवल में भी काम करती है। जैसे ये क्या करती है? संसद के चुनाव कराती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराती है, और साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद के भी चुनाव को कंडक्ट कराती है। इस कारण से ये राज्य में भी काम करती है और केंद्र में, दोनों स्तरों पर क्या करती है? इक्वल रूप से, समान रूप से काम करती है। इस कारण से ये क्या है? एक अखिल भारतीय संस्था है। तो चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है, क्योंकि ये क्या करती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए क्या है? बराबर काम करती है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायत व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि राज्यों में जो होने वाले पंचायत और निगम चुनाव हैं उससे इस चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। जो क्या है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, इसका क्या है? पंचायत और निगम चुनावों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में ही क्या किया गया है? अलग से राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है जो कि पंचायत और निगम के चुनावों को कंडक्ट कराएंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि चुनाव आयोग क्या करता है? संसद के चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। और पंचायत और निगम जो चुनाव है इसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था राज्यों में की गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं आयोगों की संरचना। निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है? निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो इसको भी देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। तो यदि चुनाव आयोग की संरचना की बात करें तो जो क्या है, संविधान का अनुच्छेद 324 है वो क्या करता है? चुनाव आयोग के संबंध में कुछ जो है तो उपबंधों को बताता है। पहला उसमें है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से बना होता है। तो जो निर्वाचन आयोग है इसमें क्या होंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे किसमें? निर्वाचन आयोग में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो जो क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऐसी बात जो है तो संविधान के अनुच्छेद 324(2) में है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अब होता क्या है, मान लो कि यहाँ पर जब क्या होगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे तो उस स्थिति में जो क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो जो क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो क्या होगा, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और जो अन्य क्या होंगे वो सदस्य के रूप में काम करेंगे।
इस तरह से ये बता रहा है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा इस काम हेतु नियुक्त किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह, राष्ट्रपति क्या करेगा, निर्वाचन आयोग से सलाह करेगा, है ना, एडवाइस लेगा और उसके आधार पर क्या करेगा, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा, जिससे वह निर्वाचन आयोग की जितने वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। तो निर्वाचन आयोग की जितनी जो है तो आवश्यकता होगी उतने जो है तो निर्वाचन प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पद अवधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो जो निर्वाचन आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त होंगे उनकी जो सेवा शर्तें हैं, पद अवधि है, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। आगे देख लेते हैं वर्ष 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक। तो वर्ष 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। यहाँ पे निकाय है दोस्तों, तो एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। तो वर्ष 1950 में जब क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके एक दिन पहले ये संस्था अस्तित्व में आई थी। तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, जिसमें क्या होता था, केवल और केवल क्या होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में एक जो है तो संविधान संशोधन हुआ जिसको किस नाम से जाना जाता है, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1988-89 में हुआ। तो मत देने की आयु इसके क्या हो गई, मत देने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष पहले हुआ करती थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन था, 61वां जो CAA था, अमेंडमेंट एक्ट था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, उसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, जो आयु न्यूनतम मत देने की जो आयु थी 21 वर्ष से उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया गया, आयोग के भार को, आयोग का काम बढ़ गया, चूंकि जब मतदाता बढ़ गए तो काम भी बढ़ गया। तो आयोग के क्या हुए, काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। कितने अन्य आयुक्तों को, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को क्या किया गया, नियुक्ति दी गई। तो इस तरह से क्या हुआ, 1950 से लगा करके 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग क्या था, एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। इसमें केवल क्या था, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की आयु बाद में क्या हुई, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। उसके लिए 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 में, जो कि 1989 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो इसके द्वारा क्या किया गया, 16 अक्टूबर, इसी के परिप्रेक्ष्य में 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। तो 16 अक्टूबर 1989 से क्या हुआ, आयोग जो है तो बहुसदस्यीय संस्था, मतलब 3 सदस्यीय संस्था के रूप में काम करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया। अगले ही साल क्या हुआ, 1990 में पुनः क्या हुआ, 2 निर्वाचन जो आयुक्त थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। और फिर से क्या हुआ, जो स्थिति थी वो एक बार फिर से पहले की तरह हो गई। फिर से क्या हो गया, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचा। अब क्या हुआ, एक बार फिर अक्टूबर 1993 में फिर क्या हुआ, 3 साल बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया और तब से लगा करके अब तक निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसमें क्या है 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, जिसमें एक क्या है चीफ है और क्या है 2 अन्य जो है तो निर्वाचन आयुक्त हैं। तो 1+2 का क्या है सिस्टम इस समय पर है। निर्वाचन आयुक्तों में एक क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य
मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य 2 आयुक्त हैं उनके पास जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो क्या हैं, समान हैं, सिमिलर हैं, तथा उनकी वेतन, भत्ते और पेंशन, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनकी वेतन, भत्ते और जो दूसरे अनुलाभ हैं वो भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पास शक्तियां क्या हैं, बराबर होती हैं, शक्तियां समान होती हैं और उनके वेतन, भत्ते और जो दूसरे अनुलाभ हैं वो भी क्या हैं, बराबर होते हैं और लगभग कितने होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो वेतन, भत्ता और लाभ प्राप्त करता है वही लाभ क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से प्रश्न फ्रेम हो सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते बराबर होते हैं, वेतन, भत्ते समान होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, CAG के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के महान्यायवादी के। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं होते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो ऑप्शन में कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके बीच क्या होता है, किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है तो आयोग क्या करता है, बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। आयोग क्या करता है, बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर क्या हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्या हैं, एकदम बराबर पावर रखते हैं। यदि ये जो 2 हैं ये एक तरफ हो जाते हैं तो इन्हीं की बात मानी जाएगी। वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे उनके जो है तो बात से सहमत हो या ना हो, उसकी बात को यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में जब क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है तो इस स्थिति में आयोग क्या करता है, बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो कार्यकाल की यदि बात करें तो जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगा वहाँ तक क्या होगा, इनका कार्यकाल होगा। तो याद रखेंगे यदि कोई व्यक्ति क्या है 50 वर्ष में क्या होता है, निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो क्या होगा, 6 साल तक क्या करे रहे, 6 साल में क्या होगा, सेवानिवृत्त होगा, 6 साल का उसका कार्यकाल होगा। और यदि कोई व्यक्ति क्या होता है 62 साल में क्या होता है, निर्वाचन आयुक्त बनता है तो उसका जो कार्यकाल होगा वो क्या हो जाएगा, 65 साल तक होगा, मतलब 3 साल होगा, वहाँ पर 6 साल वाला प्रोविज़न लागू नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है, वह किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। और जो निर्वाचन आयुक्त हैं ये कभी भी क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। और उन्हें कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है। तो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत हटाएंगे, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से क्या है, कार्यकाल से पहले भी उनको हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी पूरी प्रक्रिया के तहत क्या होगा, इनको भी हटाया जाएगा।
तो स्वतंत्रता क्या इनको मिली है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं। तो जो चुनाव आयोग है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करे, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या किया गया है, कुछ उपबंध, कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको अपनी निर्धारित पदावधि, यदि इसका जो टाइम पीरियड है 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो उस अवधि में इसको काम करने की सुरक्षा है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो इनको क्या है, पद अवधि की सुरक्षा प्राप्त है। इनको उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस आधार पर हटाते हैं उसी आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को भी क्या करते हैं, पद से हटाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यदि इसको थोड़ा सा जो ये प्रोविज़न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का, तो उसको यदि संक्षेप में कहें तो जो दुर्व्यवहार या अक्षमता है इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेंगे और उस संकल्प के पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटाया जा सकेगा। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता। तो टिल द प्लेजर ये एक पद नहीं है, ये क्या है, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है। ये जो क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या है पद है, ये टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है। ये क्या है, इनको कार्य अवधि की पद अवधि में काम करने की सुरक्षा प्राप्त है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की यदि बात करें तो जो दूसरी स्वतंत्रता है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद, पहले तो कार्य अवधि में कार्य करने की स्वतंत्रता है। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यदि उसका वेतन जो क्या है 2.5 लाख है, यदि उससे क्या किया जाए, कम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात के लिए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसकी जो सेवा शर्तें पहले से बनी हैं उनमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, हार्मफुल चेंज नहीं किया जाएगा। तीसरी स्वतंत्रता जो है वो अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो जो क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं या जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि सिफारिश करेंगे तभी इनको हटाया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में इनको भी नहीं हटाया जा सकेगा। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए, जो निर्वाचन आयोग है इसको निष्पक्ष और स्वतंत्र काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा दोषपूर्ण भी है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई। तो जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं इनकी अर्हता, इनकी योग्यता के बारे में कि ये किस प्रकार के जो है तो फील्ड से विधिक या शैक्षिक या प्रशासनिक या न्यायिक किस प्रकार की योग्यता रखें, ऐसा निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है, और संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि ये कितने टाइम तक क्या करेंगे, कार्य करेंगे, इनकी पदावधि कितनी है, इसकी भी बात नहीं की गई है। उसके लिए जो क्या है, एक निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 का है, उसमें जो है तो बताया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो जो संविधान में क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य जो दूसरी नियुक्तियां हैं उन पर भी रोक नहीं लगाई गई है। निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य की यदि बात करें तो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो प्रशासनिक कार्यों को, दूसरा
सलाहकारी कार्य, तीसरा अर्ध न्यायिक कार्य। तो विस्तार से शक्ति और कार्य इस तरह से हैं। शक्ति और कार्यों में पहला कार्य है संसद के परिसीमन आयोग। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभागों का निर्धारण करना। तो जो क्या है, संसद क्या करती है, परिसीमन आयोग बनाती है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, अनुच्छेद 82 के तहत शायद बनाती है, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना क्या है, चुनाव आयोग का कार्य है। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, तो निर्वाचक नामावली का तैयार कराना, सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करने का काम निर्वाचन आयोग का है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम भी क्या है, निर्वाचन आयोग का है। उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने का भी काम क्या है, निर्वाचन आयोग का है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको समाधान करने के लिए न्यायालय की तरह भी ये क्या कार्य करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में यदि विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में समाधान करने के लिए जो चुनाव आयोग है ये क्या करता है, न्यायालय की तरह कार्य करता है। शक्तियों और कार्यों में यदि अगली कार्य की बात करें तो निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसकी जांच के लिए क्या कर सकता है, ऑफिसर्स या अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। निर्वाचन के समय दलों पर उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, तो निर्वाचन के समय जो दल है उनके उम्मीदवारों पर क्या कर सकता है, आचार संहिता निर्मित कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, उम्मीदवारों पर लगा सकता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रमों की सूची निर्मित कर सकता है। संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। यदि क्या है, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई मामला है और उस पर राष्ट्रपति महोदय उनसे सलाह चाहते हैं तो वो सलाह देंगे। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। रैंकिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द भी कर सकता है। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह कर सकता है। तो निर्वाचन कराने के लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उनके बारे में वो राष्ट्रपति और राज्यपाल से बोल सकता है कि हमको इतने कर्मचारी चाहिए। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करने का काम भी क्या है, चुनाव आयोग का है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष के समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। जब क्या होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो उस राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग ही ये सलाह देता है कि 1 वर्ष जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद क्या हो, निर्वाचन चुनाव कराए जाएं या नहीं कराए जाएं। निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, निर्वाचन के लिए क्या करना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना, राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, वह सिविल सेवा से लिए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग की सहायता कौन करता है, उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं और वह सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिव और अपर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वह प्रत्येक जिले में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिकारी तथा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग की दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत क्या है, तो दृष्टि क्या है, भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। तो जो भारत का क्या है, चुनाव आयोग है, ये श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशील भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करने के लिए कर रहा है। तो ऐसा क्या है, वह भारत और विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, चुनाव आयोग की सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को और गहराई और मजबूती प्रदान करने के लिए कर भी रहा है।
लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य इसका भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखता है। बनाए रखने का इसका लक्ष्य है। क्या है? स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखे। यह स्टेक होल्डर्स की उपलब्धता, समाहितता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो जो चुनाव आयोग है ये क्या करता है? स्टेक होल्डर्स की उपलब्धता, समाहितता और नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र, दोष मुक्त और पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मापदंडों का पालन करता है ताकि सरकार एवं चुनाव लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो। तो ताकि जो सरकार है और जो चुनावी लोकतंत्र है इसमें लोगों का विश्वास मजबूत हो। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं चुनाव आयोग के निदेशक सिद्धांत क्या हैं। तो आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए जरूरी हैं। तो संविधान में दिए स्वतंत्रता, समता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना, निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निदेशक तथा नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना, महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव संपन्न कराना इसका क्या है? इसका क्या है? निदेशक सिद्धांत हैं। और साथ ही साथ चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना, चुनाव प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना, चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए तकनीकी अपनाना, आदर्श तथा लक्ष्य की श्रेष्ठता तथा पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रिया में अपनाने का प्रयास करना, देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना तथा मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो 1989 से प्रभावी हुआ से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। ये ध्यान देने वाली बात है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? 1988 में हुआ, लेकिन 1989 से ये प्रभावी हुआ, जिसमें मतदाता की आयु पहले क्या हुआ करती थी? 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1962, 1972 और 2002 बनाए हैं। तो अभी तक संसद ने क्या किया है? 4 परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972, 2002 बनाए हैं। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की यदि बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में है। तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो अनुच्छेद 324 क्या कहता है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा? निर्वाचनों का नियंत्रण, निरीक्षण और अधीक्षण कर सकेगा। अनुच्छेद 325 क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जा सकेगा। तो धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने से इनकार नहीं करेगा और वह इन्हीं आधारों पर दावा भी नहीं कर सकता है। 326 क्या है? 326 अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो जो क्या है? लोकसभा है और राज्य विधानसभाएं हैं, उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, ऐसी बात करता है। और 327 क्या करता है? विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो जो विधानमंडल है इसके लिए निर्वाचन के संबंध में यदि कोई नियम, कानून, उपबंध बनाना है तो इसकी ताकत संसद को होगी, ऐसी बात करता है। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति की बात करता है 328। और 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। तो 329 का प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध ये निश्चित कर दिया गया है। अब है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, इसको भी देख लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो जो क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है, ये भी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के में किया गया है। 243 के में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत शीर्षक से एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। एक नया भाग क्या जोड़ा गया दोस्तों? एक नया भाग 9 का करके जोड़ा गया। एक नया भाग 9 का करके जोड़ा गया। 9 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद
243 यहाँ पे दोस्तों 243 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो राज्यों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका शीर्षक से एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। तो ये 9 जोड़ा गया, एक नया भाग 9 पहले जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन से, फिर उसके बाद 9 का जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन से। 9 का जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन से। नगर पालिका के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उपबंध 243 ZA के अंतर्गत किया गया। तो 243 के अंतर्गत पंचायत शीर्षक वाला जो चुनाव आयोग है उसके लिए दिया गया, और 243 ZA के अंतर्गत क्या किया गया, ZA के अंतर्गत नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों अन्य जानकारी। यदि देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में जो अन्य जानकारी है, तो संरचना स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो 243 के सब क्लास 1 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या होगा, एक सदस्यीय आयोग होगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या है, एकल सदस्यीय है, एक सदस्यीय होगा, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसकी जो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। सेवा शर्तें टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी इसकी, तो 243 के सब क्लास 2, तो 243 के सब क्लास 2 के अंतर्गत जो सेवा शर्तें हैं इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। पदावधि के दौरान सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पर भी नहीं होगा। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो अनुच्छेद क्या है 243 के सब क्लास 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि के द्वारा हटाया जाएगा एवं त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को देंगे। और जो ये त्यागपत्र होगा ये किसको देंगे, तो राज्यपाल महोदय को देंगे। यहाँ पे नोट ध्यान देंगे, प्रत्येक राज्य अपने अनुसार कानून बनाता है, जिस कारण से सेवा शर्तें और पद अवधि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। अनुच्छेद 243 के सब क्लास 3 के अनुसार राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा। 243 के 4 के अनुसार, 243 के 4 के अनुसार आर्टिकल 243 के सब क्लास 4 के अनुसार क्या है, राज्य का विधानमंडल पंचायत के चुनाव हेतु नियम बना सकता है। तो जो राज्य का क्या है, विधानमंडल है, ये पंचायत के चुनावों के लिए क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। तो पंचायत के चुनाव के लिए नियम कौन बनाएगा, तो याद रखेंगे राज्य का विधानमंडल। 243 राज्य द्वारा निर्वाचन परिसीमन के संबंध में बताए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो जो क्या है, राज्य द्वारा निर्वाचन परिसीमन के संबंध में बताए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। हालांकि यह चुनौती विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य, तो शक्तियां और कार्य इसके क्या हैं, तो पंचायत व नगर पालिका संबंधी निर्वाचन कराने का काम, इसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण करना। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक मशीनरी कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत पर नगर पालिका संबंधी चुनावों की तिथियां घोषित करना, पंचायत और नगर पालिका संबंधी जो चुनाव हैं इनकी तिथियों को घोषित करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करेगा, चुनाव चिन्हों को आवंटित करेगा, मतदान केंद्र लूटने, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द भी कर सकेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक तरह से परिचय देख लेते हैं। तो गठन इसका हुआ 1 फरवरी 1994 को। गठन कब हुआ, तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को। प्रथम आयुक्त NB लोहानी, वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह, प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र, वर्तमान सचिव दुर्ग विजय सिंह, ये 24 फरवरी 2020 से हैं। ध्येय वाक्य इसका है, हर वोट कीमती,
हर निकाय महत्वपूर्ण, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण इसका ध्येय वाक्य है। मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ। प्रथम जो इसके आयुक्त हैं वो NB लोहानी हैं। वर्तमान में वसंत प्रताप सिंह इसके आयुक्त हैं। प्रथम सचिव इसके प्रकाश चंद हैं। वर्तमान सचिव दुर्ग विजय सिंह हैं। ध्येय वाक्य इसका है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट जो है तो आयोग की बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।